बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर, जो कि रिटायर हो चुके हैं, वो जा चुके हैं। और नए आर्मी चीफ जो है वो जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उन्होंने कमांड संभाल ली है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको ये चीज़ बताई थी कि आप उनकी जो पॉलिसीज है वो 1 या 2 दिन में या अपने अंदाजे के मुताबिक इस तरह से आप नहीं कह सकते कि वो क्या जनरल कमर जावेद बाजवा की पॉलिसीज को लेके आगे जाएंगे, या वो अपनी जो है वो अपनी पॉलिसीज जो है उनको जो है वो लेके आएंगे। अब जो पहले जो काम टीम कर रही है, ये जनरल कमर जावेद बाजवा की टीम है। वो अपनी टीम लेके आएंगे, अपनी पॉलिसीज के साथ चलेंगे। इसके लिए कम से कम 2 से 3 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद उनकी जो पॉलिसीज हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। फिर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आगे जाके क्या करेंगे। अब इस दौरान जब आर्मी चीफ जो है वो रिटायर हो गए, उनको जो है वो रिटायरमेंट लेनी पड़ी। पहले तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि एक्सटेंशन मिल जाए, एक्सटेंशन नहीं मिली। फिर उनको रिटायर होना पड़ा। जब वो रिटायर हो चुके हैं और उसके बाद ऐसा आर्मी चीफ आया है जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हमने जो है इससे पहले जितने भी जो आर्मी चीफ आए हैं या जिनके बारे में जो है वो बहस लगी हुई थी कि ये आएगा ये आसिफ जरदारी का बंदा है, ये दूसरा आएगा जी ये नवाज शरीफ का बंदा है, ये तीसरा आएगा जी ये इमरान खान का बंदा है। तो हर सियासी जमात ने इसके ऊपर जो है वो सियासत की। इस बार नहीं बल्कि हर बार जब भी पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ को तब्दील होना होता है तो इस पर सियासत की जाती है। अब तमाम को जो है वो डिस्कस किया जा रहा था कि ये आर्मी चीफ इसका है, वो उसका है, ये उसका, ये फलां का है, वगैरह वगैरह। जब ये सब कुछ किया गया, उसके बाद ये जो नाम थे जो भेजे गए थे पहली समरी में, वो सारे जो नाम थे वो मुतनाज़ा थे। उनको मुतनाज़ा बनाया गया, जानबूझ के उनके ऊपर बहस की गई, बाकायदा तौर पे पीटीएम की जानब से पूरी कंपेन की गई, इन सबको मुतनाज़ा बनाया गया। इसी वजह से जो जनरल फैज़ हमीद है, उन्होंने जो है वक्त से पहले जो है वो इस्तीफा भी दे दिया। उनका इस्तीफा कबूल भी कर लिया गया कि जब ये सब कुछ हो रहा था, उसके बाद जो हमारी आर्मी जो है, हमारी जो फोर्सेस जो हैं, हमारी स्टेब्लिशमेंट जो है, इसको इतना तनकीद का निशाना बनाया गया कि हमारी जो फोर्सेस हैं उनकी और अवाम के दरमियान जो फासले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। अब इन फासलों को जो है वो ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था कि सियासी शख्स को आगे लेके आना जो मुतनाज़ा ना हो। अब जनरल आसिम मुनीर जो हैं, ये सबसे सीनियर थे और पहले नंबर पे थे। इनको आर्मी चीफ बना दिया गया। अब जब इनको आर्मी चीफ बनाया गया तो इससे पहले इन्हें भी ये चीज़ मालूम नहीं थी कि इनको आर्मी चीफ बना दिया जाएगा, क्योंकि 27 को ये रिटायर हो रहे थे। अब जितना ये सियासी सब कुछ हुआ है 7 से 8 महीनों में, इसमें जिनको मुतनाज़ा बनाया गया, इन सबको भी जो है वो बैक पे किया जा रहा है। अब नए जो आर्मी चीफ आए हैं जनरल आसिम मुनीर, इनको सिलेक्ट किया है शहबाज शरीफ ने। समरी आई थी शहबाज शरीफ के पास, उसको जो है वो वापस भेजा गया और दोबारा से समरी जो है वो मंगवाई गई। शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पे जो है वो आर्मी चीफ, जो पहले आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, जीएचक्यू को खत लिखा कि आप जो है वो समरी भेजें। और उसमें पहली जो समरी थी में जनरल आसिम मुनीर जो है वो उनका नाम नहीं था। फिर दोबारा से उनका नाम डाल के दोबारा से समरी भेजी गई। जब दोबारा समरी भेजी गई तो फिर जनरल आसिम मुनीर को जो है वो सिलेक्ट किया गया। उसकी वजह यह थी कि ये सियासत से दूर रहते थे, इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं था। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इनके ऊपर मुत्तफिक थी और सबका जो आर्मी चीफ जो थे वो इनको आगे नहीं लेके आना चाहते थे। वो क्यों नहीं लेके आना चाहते थे, ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो बैक पे हैं, उनको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जनरल आसिम मुनीर का नाम पहली जो समरी आई थी उसमें नहीं डाला गया। जब दूसरी समरी में उनका नाम डाला गया, उसके बाद इनको सिलेक्ट कर लिया गया। अब सीनियरिटी में ये सबसे जो है वो पहले नंबर पे थे, सबसे सीनियर थे। अब पीटीआई के जो लोग हैं वो ये कहते थे कि जनरल फैज हमीद जो हैं उनको आर्मी चीफ बनाया जाता। अब देखें जी, जनरल फैज हमीद से आपके जो जज्बात हैं वो जज्बात की हद तक तो ठीक है, लेकिन वो सीनियर इतने नहीं थे कि उनको आर्मी चीफ बनाया जाता। इससे पहले पाकिस्तान में हमेशा जो है वो सीनियर को छोड़ के जूनियर को जो है वो चीफ बनाया गया, जो कि गलत अमल था। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, चाहे कोई जैसा भी है, जो सीनियर है उसको आप आर्मी चीफ बना दे। इसके ऊपर जो है वो कोई सियासत होनी नहीं चाहिए। इसका जो तरीक़ेकार है वो तब्दीली होना चाहिए कि जो सबसे सीनियर हो उसको जो है वो आके आप आर्मी चीफ बना दें, ताकि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इसके ऊपर मुत्तफिक हों। और इसमें जो है वो इस तरीक़ेकार को बाकायदा तौर पे तब्दील करना चाहिए कि इसमें कोई मेरिट का निज़ाम हो कि जो सीनियर हो उसको आप बना दें आर्मी चीफ, इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो आर्मी चीफ आए जनरल आसिम मुनीर, इनके ऊपर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मुत्तफिक हैं।
इनकी मर्जी से, पीडीएम की मर्जी से इनको जो है वो आर्मी चीफ बनाया गया। और इमरान खान को इस बारे में इतना जो है वो उनको कंफ्यूज किया गया ताकि वो इनके खिलाफ अदालत जाए। जब वो अदालत जाते तो फिर एक और शख्स जो है जिसको नून लीग आर्मी चीफ बनाना चाहती थी उनको आगे लेके आया जाता। इनको जब आर्मी चीफ बनाया गया, इसके बाद जो जनरल फयाज हमीद है इन्होंने इस्तीफा भेज दिया। ये वक्त से पहले जो रिटायरमेंट होना चाहते थे और इनकी रिटायरमेंट जो है उसको कबूल कर लिया गया। ये रिटायरमेंट हो गए। अब ये जब रिटायर हो गए, वो इसलिए रिटायर हो गए हैं कि जो पहले से जनरल फैजल हमीद का आपको पता भी है कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो इल्जाम तराशी की गई, इनको बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया। खास तौर पे नून लीग ने बाकायदा तौर पे ट्रेंड्स चलाए कि जनरल फैज हमीद जो है ये इमरान खान के साथ मिलके नून लीग के खिलाफ काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इनको तनकीद का निशाना बनाया गया। और पीटीआई के जो कारकुनान जो है उनको भी ऐसा लग रहा था कि ये जो जनरल फयाज हमीद है ये हमारे हैं, यानी कि मुकम्मल तौर पे अदारे को जो है वो सियासत से जोड़ के मुतनाज़ा बनाया गया। और उनमें कुछ जर्नल्स को मुतनाज़ा बनाया गया जिनको आप जो है फ्रंट पे लेके नहीं आ सकते थे। अब जनरल फयाज हमीद जो है वो रिटायर हो गए। जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो भी रिटायर हो गए। अब जनरल आसिम मुनीर जो हैं इनको लेके आई है पीडीएम, इनको लेके आए शहबाज शरीफ। अभी जो इंतखाबात हो रहे हैं इससे पहले आज जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कुछ इदाद शुमारात जो है वो जारी किए। इन इदाद शुमार में पीटीआई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 75% जो है उसकी जो मकबूलियत है वो बढ़ चुकी है। जो इंतखाबात हुए हैं 7 महीनों में, इन 7 से 8 महीनों में पीटीआई की हुकूमत जाने के बाद इसमें पीटीआई जो है वो पहले से ज्यादा मजबूती के साथ उठ के आगे आई है। अब जो चीजें मैंने आपको कही थी उनका जो था कुछ वक्त होता है और आगे माहौल देख के, हालात देख के, उन वाकयात देख के उनके मुताबिक जो है वो प्लान जो है वो तब्दील किए जाते हैं। मैंने आपको एक चीज कही थी कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आईएसआई, इंटेलिजेंस एजेंसी जो आईएसआई है, ये और पाकिस्तान आर्मी जो है ये दो अलग इदारे हैं, बाकायदा तौर पे अलग काम करते हैं। इनका जो है वो एक शख्स ना तो पूरी आर्मी है और ना ही एक शख्स जो है वो पूरी आईएसआई है। अब खान की हुकूमत में एक बना था नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक पाकिस्तान को किस तरह से आगे लेके जाना है, किस तरह से ये जो है इसको ठीक करना है, किस तरह से हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसको आगे चलाना है, किस तरह से करप्शन के ऊपर जो है वो हाथ आपने डालना है, इसको कम करना है, इसको खत्म करना है और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना है। तमाम जो है वो एक तरतीब जो है वो प्लान तब्दील दिया गया था, जिसको जो है वो अब शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद उसको जो है वो बैक पे कर दिया गया। अब इसके बाद उसके ऊपर प्लान होगा। उसके मुताबिक जो है वो ये जो नून लीग जो है, जो इन्होंने साजिश की है इमरान खान के खिलाफ, ये साजिश हो ही नहीं बल्कि इनसे करवाया गया है। इनसे इसलिए करवाया गया है क्योंकि बहुत से लोग जो हैं जिनके अपने कुछ मफादात थे उन सबको इस्तेमाल कर लिया गया है। अब ये जो जितना भी जो 7-8 महीनों में हुआ है, इस सब के बाद जो पीटीएम जो है इसके पास ना कोई अवाम में जाने के लिए कुछ ऐसा इनके पास सियासी कोई बयानिया है, ना इनके पास मुआशी कोई ऐसा बयानिया है, ना कोई इनके पास मुआशी कोई प्लान है कि जिसको लेके ये जो है अवाम में जो है वो इलेक्शन के लिए अवाम में आए। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास कोई ऐसा बयान नहीं है, इनके पास कोई ऐसा नारा नहीं है जिसको लेके ये दोबारा जो है वो अवाम में लौट सके। अब पीटीआई जो है, जनरल आसिम मोनी जो कि हमारा सबसे जो बड़ा मसला था पाकिस्तान का जो कि नहीं होना चाहिए वो था आर्मी चीफ। अब आर्मी चीफ जो है वो रिटायर हो चुका है, जनरल जनरल कमर जावेद बाजवा, और नए आर्मी चीफ जो है वो नून लीग की शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम सफदर, मौलाना फजल रहमान, बिलावल जरदारी वगैरह जितनी भी जो सियासी जमातें हैं जो इनके लीडरान हैं, पीडीएम के अंदर 12-13 जो सियासी जमातें हैं उन सबकी मर्जी से और जो साबका जो स्टेब्लिशमेंट थी उनके भी मर्जी से जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको आर्मी चीफ बना दिया गया है। इसके ऊपर अब ये चीज वो ये बात नहीं कह सकते कि इमरान खान को स्टेब्लिशमेंट लेके आई है, क्योंकि अब ये जो है वो 2/3 अक्सरियत के लिए तैयार है। अब जो आज इलेक्शन कमीशन ने इदाद शुमार जारी किए हैं उसमें भी पीटीआई जो है वो पहले से ज्यादा मकबूलियत के साथ ऊपर आई है, उनकी ताकत में इजाफा हुआ है। और जो जिस तरह से तहरीक इमरान खान ने चलाई है आइन और कानून के अंदर रह के, इसके बाद इमरान खान को अब इलेक्शन कैंपेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इमरान खान जो है वो 2/3 अक्सरियत के साथ लौट के आ जाएंगे। इसके लिए पूरा माहौल जो है वो इलेक्शन के लिए बनाया जा चुका है, इलेक्शन का माहौल बन चुका है।
اب جو نون لیگ جو ہے، جو پہلے پی ٹی آئی کو پنجاب میں روک رہی تھی کہ یہ جو ہے وہ اپنی حکومت نہ بنائیں، نون لیگ جو ہے وہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ چیز بھی آپ کو دیکھنی ہے کہ آج جو ہے وہ نون لیگ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح عمران خان کی پنجاب کی جو حکومت ہے اس کو بچایا جائے۔ تو حالات یہاں تک آ چکے ہیں، انتخابات کا ماحول بھی بن چکا ہے۔ اب پی ٹی آئی اگر پنجاب سے استعفے دے دیتی ہے اور کے پی سے بھی استعفے دے دیتی ہے، 7 مہینے آپ اسمبلی کو چلائیں گے، پھر آپ کے پاس جو بجٹ ہے، جو آپ کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہے، جو آپ کی معاشی حالت ہے، میرے خیال میں جو مقتدر حلقے ہیں وہ جو ہے وہ اتنا بڑا رسک نہیں لیں گے، بلکہ وہ نئے انتخابات کا ماحول بنائیں گے اور سب کو ٹیبل پہ کے اوپر بٹھائیں گے کہ آپ جو ہے وہ نئے انتخابات میں آ جائیں۔ چاہے ان کو جو بھی گولی دے دیں، انتخابات کے لیے ان سب کو تیار کیا جائے گا، اور جب ان سب کو انتخابات کے لیے تیار کیا جائے گا تو پھر عمران خان جو ہیں وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ لوٹ کے واپس آ جائیں گے، اور اس کے لیے جو ہے پورا ماحول جو ہے نئی اسٹیبلشمنٹ بنائے گی۔ دیکھیں ایک چیز جو ہے ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر جمہوریت جتنی ہے وہ آپ کو پتا ہے، میڈیا جتنا آزاد ہے وہ بھی آپ نے پچھلے 7 سے 8 مہینوں میں آپ نے دیکھ لیا ہے، کنٹرول کس کا ہے سسٹم پہ وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ملک کے اندر سسٹم کو کنٹرول کرنے میں بہت ہی اہم کردار ہے، اور ان کی طاقت ہے، ان کی اتنی طاقت ہے، یہ جس جانب جائیں گے تو ساری ہوائیں جو ہیں ان کا رخ اسی جانب ہو جائے گا۔ اب یہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، عمران خان نے ان کو مبارکباد بھی دی ہے کہ آپ کو مبارک ہو، اور ساتھ ہی عمران خان نے کچھ اشارہ بھی دیا ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، آپ کی کیا جو ہے وہ کیا آپ کی نوکری ہے، کیا آپ نے کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ عمران خان نے اس کا ایک اشارہ بھی دے دیا ہے، اور نئی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جنرل عاصم منیر جو ہیں چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں، بہت ہی بہترین انسان ہیں، سیاست سے وہ دور ہیں، وہ میرے خیال میں ان سب کو جو ہے وہ الیکشن کی طرف لے کے آئیں گے، انتخابات کا ماحول بنائیں گے، اور عمران خان جو ہے وہ 2/3 اکثریت کے لیے تیار بیٹھے۔ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، ڈیٹی ہیری جو مرضی کرے، یہ جو 4 کردار تھے جن میں سے جو ہے وہ ایک تو جا چکا ہے، 3 اب بھی باقی ہیں، یہ جو مرضی کریں، یہ کسی بھی طرح نون لیگ کو یا شہباز شریف یا آپ اس کو کہہ لیں آصف علی زرداری یا مولانا فضل الرحمان کو اب دوبارہ سے اقتدار میں نہیں لے کے آ سکتے۔ ان کو دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا کرنا پڑے گا ان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے، اور اتنی بڑی مقدار میں یہ دھاندلا نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہے پی ٹی ایم کو اقتدار میں لے کے آئیں۔ عمران خان کی مقبولیت سامنے پڑی ہے، ان کا ووٹ بینک سامنے پڑا ہے، ان کا سارا جو الیکشن ہے وہ سامنے پڑا ہے کہ وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہے۔ اب جب میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ ایک واضح کر دوں، جب عدم اعتماد آئی تھی عمران خان کے خلاف، اگر ان کو بچا لیا جاتا تو پی ڈی ایم جو ہے وہ قانونی طور پہ، چاہے انہوں نے امریکہ کی مدد لی یا جس کی بھی انہوں نے مدد لی، قانونی طور پہ انہوں نے آئین اور قانون کے اندر رہ کے یہ تمام جو ہے وہ سسٹم کیا تھا۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئے تھے، پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئے تھے، جس طرح بھی وہ لے کے آئے تھے وہ ان کے وہاں پہ قانونی طور پہ وہ مکمل تھے۔ اب اس کے دوران اگر عمران خان کا ساتھ دے دیا جاتا تو پاکستان کے اندر جو ہے خون خرابہ ہونا تھا، انتشار ہونا تھا، فساد ہونا تھا، اور اس کے بعد جو بیرونی سازشیں ہیں انہوں نے اس جو ہے وہ پاکستان کے اس ماحول سے فائدہ اٹھانا تھا، کیونکہ عمران خان کو سنبھالنا جو ہے وہ ان کو آسان تھا۔ عمران خان جو ہے وہ ایک لیڈر ہے، وہ کبھی بھی ملک و قوم کا نقصان نہیں کریں گے، یہ سب کو معلوم تھا، اور عمران خان کو دیکھے روک بھی دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ پاکستان کا نقصان نہیں چاہتے، وہ اس قوم کا نقصان نہیں چاہتے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو جب نکالا گیا، ان کو گھر بھیج دیا گیا، اور عمران خان جو ہے وہ پرامن طریقے سے گھر لوٹ کے آگے، اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام تر جو انہوں نے لڑائی کی ہے پی ڈی ایم حکومت کے خلاف وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کے کی ہے۔ انہوں نے وہ چاہتے تو پی ڈی ایم کی طرح وہ بار بار سڑکوں پہ آ کے اسلام آباد کا رخ کرتے، خون خرابہ کرنے کی کوشش کرتے، جس طرح سے پی ڈی ایم کی میں جو مولانا فضل الرحمان ہیں جب وہ احتجاج کے لیے آ رہے تھے اسلام آباد، انہوں نے پوری ایک ڈنڈا مار جو ہے وہ ایک پوری پلٹون تیار کی تھی۔ انہوں نے جو ویڈیو آپ کے سامنے آئی بھی ہوں گی وہ آپ نے دیکھی بھی ہے، کس طرح سے خونی انتشار پھیلانے کے لیے، انتشار کے لیے پورا انہوں نے ایک پلان ترتیب دیا ہوا تھا کہ کس طرح سے ملک کے اندر خانہ جنگی لگا کے، ریاست کو یرغمال بنا کے، انہیں بلیک میل کر کے اپنے جو ہے وہ عزائم کو پورا کرنا ہے، اپنے مقاصد کو پورا کرنا ہے۔ مریم صفدر ان کی بھی یہی پالیسی ہے۔ آصف علی زرداری، یہ جو آج بلاول زرداری نے کراچی کا جلسہ کیا ہے، اس میں انہوں نے جو بیان دیا ہے اس کو آپ دیکھ بھی لے کہ جب بھی ان کے خلاف کچھ ہوتا ہے یہ پاکستان توڑنے کی جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہیں۔
आज भी उन्होंने ये बात की है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी लगाने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए तैयार बैठे थे। इसलिए इमरान खान की मदद नहीं की गई और इनको इक़्तिदार में आने दिया। अब इक़्तिदार में जब ये आ चुके हैं, उसके बाद इन्होंने ये जो एनआरओ लिया है, ये पार्लियामेंट के ज़रिए लिया है। जो भी इन्होंने इन्होंने किया है, चाहे वो इससे फ़ायदा जो है वो किसी को भी हो, चाहे कमर जावेद बाजवा जो है, उन्होंने ये सब किया हो, फ़ायदा उनको भी हो, लेकिन इसमें असल जो फ़ायदा हुआ है, ये पाकिस्तान का हुआ है। असल जो फ़ायदा हुआ है, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हुआ है। हाँ, अवाम का नुकसान हुआ है, कौम का नुकसान हुआ है, हमारी माशियत तबाह हुई है, ज़र मुबादला के ज़खाया जो है वो कम हुए हैं, हमारी एक्सपोर्ट तबाह हो चुकी हैं, रेमिटेंस हमारी गिर चुकी हैं, टैक्स कलेक्शन हमसे नहीं हो रही, आईएमएफ हमें कर्ज नहीं दे रहा, हमारे पास कर्ज का सूद वापस करने के लिए पैसे नहीं हैं। नुकसान तो हुआ है, लेकिन मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान का इसमें फ़ायदा हुआ है। वो किस तरह से? अब जब इमरान खान लौट के आ रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट भी नई आ चुकी है और अब पीटीएम के पास कोई बयानिया ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से अब इंतखाबात जब होते हैं, इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ लौट के आते हैं, तो इनके पास कोई भी ऐसा कहने को नहीं है कि हमने जो है वो वोट को इज्जत देनी है, कोई ऐसा बयानिया नहीं है। फजल रहमान की हुकूमत ने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिलेक्ट किया है, अब ये बात ये नहीं कह सकते कि इमरान खान को सिलेक्ट किया गया, को स्टेब्लिशमेंट लेके आई है, क्योंकि ये जो 7-8 महीनों में जो कुछ हुआ है, ये भी जो है ये इनके सामने है, पूरी कौम के सामने है कि किस तरह से कहां-कहां से इमरान खान के खिलाफ साजिशें की गई हैं। अब इमरान खान जब अवामी ताकत से लौट के आएंगे तो इनके पास कहने और बेचने को कुछ भी नहीं होगा। तो ये जब जितना भी जो कुछ हुआ है, ये असल में पाकिस्तान और इमरान खान के मुफाद में हुआ है। साजिश जिसने भी की है, जिस तरह भी की है, ये पाकिस्तान के मुफाद में हुआ है सब कुछ, और मुस्तकिल तौर पे मुफाद को हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानियां जो है वो आपको देनी पड़ती हैं। तो ये कुर्बानियां हमने दी हैं, हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन अब जब इमरान खान दोबारा तो तय अक्सरियत के साथ लौट के आएंगे, ये एनआरओ जो हुआ है, ये रिवर्स करना तो छोटी सी चीज है। जब आपकी अक्सरियत होती है तो फिर आइन और कानून में आप तब्दीलियां कर सकते हैं। जब आप आइन और कानून में तब्दीलियां आप कर सकते हैं, तो फिर इन सब चूहों को पकड़ना आपके लिए मुश्किल नहीं है, और ये जो एनआरओ है ये रिवर्स हो जाएगा। ये ये दोबारा से जो है वो केस खोलेंगे, दोबारा से इनके खिलाफ इंक्वायरियां होंगी, और जब भी एफआईए की इंक्वायरी होगी शहबाज शरीफ के खिलाफ, पहली पेशी पे, पहली 3-4 पेशियों में ये जो शहबाज शरीफ जो है ये जेल के अंदर जाएंगे। नवाज शरीफ को भी जेल के अंदर लौटना है, मरियम सफदर को भी जेल के अंदर जाना है, मौलाना फजल रहमान को भी जेल के अंदर जाना है। और ये जो अमरीकी साजिश जो है, डोनाल्ड लू ने जो खत भेजा था, जब इसकी तहकीकात होंगी तो बहुत से लोग जो है वो आपको जेलों के अंदर नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।